भारतीय जनता पार्टी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी को, जो 2014 में पूरे देश में अकेले दम पर सत्ता में आई थी, उसको डाउन करके और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो सरकार में अपना स्टेक, हिस्सेदारी जो है वो 3 मंत्रिमंडल में सदस्य अपने जोड़े। जो कांग्रेस के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अशोक चौधरी वैसे लोगों को गेट से अंदर प्रवेश नहीं करने देते। लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी हो गया। लोकसभा में मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 9 सीटों में से 3 सीट जीत करके आने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन उसका कहा जा सकता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ बना हुआ है तो यूजीसी, लेकिन हम आज बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। यूजीसी पर हमने भी क्या कुछ कहा है ये तो आपने देखा है, बाबा ने भी विश्लेषण किया और नमन सर ने भी विश्लेषण करके आपको बताया है कि यूजीसी सही है या गलत। हमारे दोनों चैनल पे वो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, पोस्टेड है। आप पंचनामा पे भी देख सकते हैं और भारत लाइव पर भी देख सकते हैं, दोनों कोई का विश्लेषण। लेकिन अब देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार की राजनीति में सब कुछ उलटफेर दिखाई दे रहा है। क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव से दूरी बना लेगी कांग्रेस? ये बातें लगातार चल रही हैं। कांग्रेस में नया फेरबदल होगा, लेकिन फेरबदल होगा किसके इशारे पे? क्या कुछ इशारा आया है? क्या नीतीश कुमार ने कुछ इशारा किया या तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कुछ इशारा किया, या कांग्रेस को कुछ ऐसा समझ आ रहा है जिससे कांग्रेस फिर से उस पुराने रंग में लौट आएगी जो कांग्रेस जानी जाती थी? लेकिन आपको यह भी पता है कि 23 जनवरी को कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होती है, जिसके बाद लगातार कई चर्चाएं तेज हो जाती है कि इन नेताओं की छुट्टी हो सकती है, इन नेताओं की ज्वाइनिंग होगी, इस तरीके की कई बातें जो है तेज हो जाती है। अब देखिए, हमारे साथ बाबा जुड़े हैं। भीतर की बात आपको पता ही है, बाबा के पास होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर राजेश राम की छुट्टी होती है तो किसकी एंट्री होगी? अल्लावरू की छुट्टी होती है तो किसे प्रभारी बनाया जाएगा? विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा? आपके मन में कई सवाल एक साथ चल रहे होंगे। आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि विपक्ष अगर टूट जाती है, लगभग टूट ही चुकी है, लगातार आप देख रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो अब बाबा से सीधा चलते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या होगा? क्या नीतीश और तेजस्वी के इशारे पे काम कर रही है कांग्रेस, या अपना मुद्दा के साथ फिर से बिहार में एक बार वही वोट बैंक को दोबारा से लेना चाहेगी जो उसके पास मौजूद था? बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, ये खबरें तो सब जगह चल रही हैं कि यूजीसी सही है, गलत है। आपने भी इस पर विश्लेषण कर दर्शकों को बताया है, नमन सर ने भी बता दिया है। तो यूजीसी पे आज हम कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम बिहार की राजनीति को लेकर आपसे पूछेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है, एक तरफ सत्ता पक्ष जो है प्रचंड बहुमत से जीत होती है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है अब तो तेजस्वी यादव दिखाई भी देने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस की चिंताएं कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बैठक भी हुई थी। ये खबर चल रही थी कि जदयू में इनके विधायक टूट कर चले जाएंगे, 4 विधायक। क्या होगा कांग्रेस का? देखिए, सीधी सी बात मैं अगर आपको बताऊं तो कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा का मतलब है कि कांग्रेस के विधायक कहीं जा नहीं रहे हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस में एक बड़े खेल की तैयारी चल रही है। आपने इंट्रो में बताया भी कि कांग्रेस बिहार में एक अमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। इससे पहले थोड़ा सा इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कांग्रेस में अक्सर ऐसा हुआ है कि जिसको भी अध्यक्ष बनाया गया है उसने या तो बहुत बेहतर काम किया है या फिर राजद की गुलामी की है। सिंपल सी बात है कि लालू प्रसाद के निर्देशन में ही कांग्रेस बिहार की चला करती थी। अब इसमें आप कुछ नाम को अगर जोड़ लें तो सबसे पहले शुरुआत होता है महबूब अली कैसर से। हम वहीं से आते हैं क्योंकि 2013-14 का माहौल जो था, उसके बाद से कांग्रेस का एक नया स्वरूप आया है। हम उस समय की बात नहीं करेंगे जब यूपीए 1 यूपीए 2 हुआ करता था। उससे पहले सबको पता है, सारी दुनिया जानती है कि 1990 में आने के बाद लालू प्रसाद के 10 साल तक, 5 साल तक इंतजार किया गया। फिर 2010 में एक रिश्ता जो है नीतीश के हटने के बाद, जब 94 में नीतीश हटे, उसके बाद से कांग्रेस के साथ रिश्ता बना राजद का और सरकार का हिस्सा भी बनी। 2010 में यह रिश्ता फिर टूटा था जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। बिल्कुल। कांग्रेस अलग से लड़ी थी, राजद अलग से लड़ी थी और ये बनने बिगड़ने का रिश्ता जो है चलते रहा। महबूब अली कैसर, अनिल शर्मा जब तक कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में थे तब से लेकर के महबूब अली कैसर तक का कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी। उस कांग्रेस में होता क्या था कि उस कांग्रेस में राष्ट्रीय जनता दल जो फैसला लेता था, उस फैसले के पीछे पीछे कांग्रेस चलती थी, क्योंकि केंद्र में
जो सरकार चल रही थी वो लालू प्रसाद के कंधे पर सवार थी, उनकी बैसाखी से चल रही थी, इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इसको एक नए कलेवर में, नए तेवर में लेकर के आए अशोक चौधरी। 2013 में जब अशोक चौधरी को ये कमान मिला, और वो भी उनको समझिए कि एक ऐसे समय में मिला जब अध्यक्ष ही भाग करके किसी दूसरी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ने लगा। 2014 कांग्रेस के अध्यक्ष भी भाग गए थे। बिल्कुल, महबूब अली कैसर जो हैं अध्यक्ष हुआ करते थे, और अचानक रातों रात उन्होंने एक फैसला ले लिया कि वो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है कि उस समय 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार, कांग्रेस, राजद, ये सभी विपक्ष में खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साथियों के साथ एक अलग गठबंधन बना चुकी थी, जिसमें आप सबको पता है कि उनके साथ आरएलएसपी थी। ये चुनाव आरएलएसपी के अलावा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। ये जो चुनाव हुआ 2014 का, उससे पहले जब महबूब अली कैसर भाग गए तो आनंद फानन में खोजा गया कि कौन है जो इसको संभालेगा। तो अचानक से पुराने कांग्रेसी, बाय बर्थ कांग्रेसी जिनको कहिए, अशोक चौधरी का नाम आया। लेकिन अब तो जदयू में है। नहीं, अब जदयू में है वो अलग बात है, अभी बहुत लोग बहुत जगह हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जिस समय अशोक चौधरी आए, अशोक चौधरी ने कमान संभाला, और जिस तरह से उन्होंने टीम का गठन किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया कांग्रेस को जमीन पर लाने के लिए, और बिना राजद के कांग्रेस चले इस लायक कांग्रेस को उन्होंने बनाया। मैं इसके लिए हैट्स ऑफ करता हूं अशोक चौधरी को। मैंने बहुत करीब से देखा है, और वो खास करके कांग्रेस की जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर उस समय मैं विशेष लिखा करता था अपने नवाचार में, क्योंकि कांग्रेस जैसे ही 2014 का चुनाव आया और नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, तो मैंने कांग्रेस पर ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया। जिस तरह से मैं नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कहता हूं, उस तरह से हमने रिसर्च करना शुरू किया, और हमारे और नमन जी के साथ जो लगातार संवाद चल रहा था, हम लोगों ने कांग्रेस को बहुत करीब से देखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की क्या कुछ चल रहा है। अशोक चौधरी के कई ऐसे कार्य हैं जो माइलस्टोन हैं। सबसे पहली बात कि अशोक चौधरी जब आए तो उन्होंने संगठन को बहुत मजबूत किया, कसाव किया। और आप सदाकत आश्रम में उस समय के अगर पत्रकारों से आप पूछिएगा तो सदाकत आश्रम में सवा पहर सोना बरसता था। इसका मतलब समझते हैं आप कि कांग्रेस ऑफिस में गुलजार रहता था। कांग्रेस ऑफिस में लोगों का आना जाना, अशोक चौधरी का वहां बैठना, संगठनिक रूप से उनका वहां काम करना, संगठन को मजबूत करना, उनकी शैली, अनुशासन, ये सब कुछ मैंने बहुत करीब से देखा है। बिल्कुल, अशोक चौधरी ने वो जो स्ट्रक्चर बनाया, एक टूटी हुई कांग्रेस को अशोक चौधरी ने बड़ी मजबूती के साथ जोड़ा। 2014 के चुनाव में तो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, 3 सीटों पे आकर के टिक गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस 2015 के चुनाव जब विधानसभा के होने थे, उससे पहले कांग्रेस ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि मजबूर होकर के लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि कांग्रेस को 41 सीटें चाहिए, और उसके चलते राजद और जदयू की सीटें घटी थी। यह कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी के कारण ही हुआ। वो जिद पर अड़ गए थे कि या तो आप मेरे साथ चलें, क्योंकि मोदी को हराना है तो हमारी उसमें सहभागिता क्या होगी, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा ये आधार है, हमारा ये बेस है, और इतने लोगों को हमें टिकट चाहिए ही चाहिए। तो आपको याद होगा कि 101, 101 और 41 का फॉर्मूला तय हुआ। इस बार भी सेम वही हुआ है, आपको याद है ना? बिल्कुल, 100, 101, बिल्कुल, 101, 101 और 41, इसी में सारा फॉर्मूला तय हुआ। 6, 5 और 19 का जो बांट दिया गया है अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम टेस्ट एंड ट्रायल फॉर्मूला था। और उस फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी को, जो 2014 में पूरे देश में अकेले दम पर सत्ता में आई थी, उसको डाउन करके और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। तो बाबा एक सवाल कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2015 में 14 में कांग्रेस की स्थिति जो थी वो मजबूत हुआ करती थी, और कहीं ना कहीं लालू यादव के आंखों में आंख डाल के कांग्रेस बात करती थी। लेकिन ये समय के साथ जो है वो पतन होता दिखाई दे रहा है। जैसे अब तो कांग्रेस की डामाडोल स्थिति हो गई है। इसमें भी आपको दो तरह की बातें समझनी होगी जी। पहली तो ये कि जब चुनाव हुआ, सरकार बनी, तो सरकार में अपना स्टेक, हिस्सेदारी जो है वो 3 मंत्रिमंडल में सदस्य अपने जोड़े, और 41 में से 27 विधायकों को जिता करके ले आए अशोक चौधरी। उनके पास एक बड़ा जनाधार था। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में उनकी गूंज और उनके कार्यशैली को लोगों ने सराहा, क्योंकि 41 में 27 विधायक। बिल्कुल,
तो ऐसी स्थिति में अशोक चौधरी ने जो मोल भाव किया या जो राजनीतिक रूप से उनको चाहिए था वो उन्होंने हासिल किया। इसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर था उसको इसके लिए एक्सटेंशन भी दिया गया। एक्सटेंशन देने के बाद 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हो गए महागठबंधन से और फिर से एनडीए में चले गए तो कांग्रेस फिर से लालू प्रसाद के कंधे पर सवार होने लगी। उसके पीछे का कारण था कि अशोक चौधरी को लेकर के पार्टी के भीतर अब कई तरह की बातें चलने लगी, गुटबाजी होने लगी थी। हालांकि अशोक चौधरी ने अपने रहते कभी गुटबाजी उसमें होने नहीं दिया है और गुटबाजी को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो कांग्रेस के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अशोक चौधरी वैसे लोगों को गेट से अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। कई बार आपने सुना भी होगा, कई लोगों का कुर्ता फटे, क्या क्या हुआ, ये सारी कहानियां आप लोगों को पता होगी। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद 2017 से लेकर के 2019 तक के चुनाव के बीच का जो एक एपिसोड था, उस एपिसोड में अशोक चौधरी को झटका लगा और कांग्रेस ने अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया। हालांकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का गवाह हूं। अशोक चौधरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले, मैं बाहर खड़ा था और मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ करके जिस तरह से उन्होंने इमोशनल होकर के जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि अब क्या होगा, मैंने उनको कहा था कि आप में बहुत स्पार्क है, आपने जो किया है जमीन पे, जिस तरह से संगठन बनाया है, आपके ऊपर बहुत लोगों की नजर है, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके फैसले का दे रहे हैं। और अशोक चौधरी ने यह फैसला लिया कि वो जदयू के साथ जाएंगे। लेकिन अशोक चौधरी की परिस्थिति और बाकी के लोगों की परिस्थितियों में अंतर है। अशोक चौधरी के बाद मदन मोहन झा के हाथ में कमान दिया गया, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई। कौकब कादरी को और किसको 2-3 लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ये एक अलग फेज चला। अखिलेश सिंह उसके बाद आए, अब उसके बाद राजेश राम जब आए तो राजेश राम को अध्यक्ष मानने के लिए कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी बनाया गया। कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जिसको बना दिया गया, जिससे भाजपा में भी आप देखा होगा कि आप नहीं भी पसंद है तब भी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राजेश राम को भी मौका मिला और राजेश राम को मौका मिला तो उस मौके को अच्छी तरह से वो कैश नहीं कर पाए। एक कहा जाए तो अनुशासित व्यक्ति की तरह वो फ्रेम में नहीं आ पाए और कहीं ना कहीं राजेश राम जो है वो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली बने रहे। कई बार अखिलेश सिंह पर यह आरोप भी लगता है कि वो कांग्रेस को लालू प्रसाद के पास गिरवी रखती है। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत टाइट शब्दों में बात करते हैं और यहां इस बात को और ज्यादा बल मिल गया जब लालू प्रसाद एक कार्यक्रम के सिलसिले में सदाकत आश्रम पहुंचे थे। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने ही सोनिया मैडम को बोल करके इनको राज्यसभा भिजवाया था जी। और इस बात को लेकर चूंकि उनका जो जड़ था, मूल था, वो राष्ट्रीय जनता दल से होकर के ही आता था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये परिस्थितियां बनी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, चुनाव हो गए, लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी हो गया, लोकसभा में मिला जुला करके अगर देखा जाए तो 9 सीटों में से 3 सीट जीत करके आने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन उसका कहा जा सकता है राजद के बनिस्पत। अब ऐसे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या राजेश राम के रहते हुए 2025 के चुनाव में कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी? निश्चित रूप से कर सकती थी। लेकिन आरोप तो कहीं लगे बाबा। जब मेरी बात हुई थी, उन्हीं आरोपों पर मैं आ रहा हूं, जब मेरी बातचीत हुई थी कृष्णा अल्लावरू से और राजेश राम से, तो मैंने इन बातों को रखा था कि आप इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस ने अंतिम समय तक 80 सीटों यानी 70 से कम सीट नहीं लड़ने के लिए जो 2020 में उनको दिया गया था, उन सीटों पर अपना उंगली रखे हुए थे, उससे पीछे नहीं आएंगे। यहां तक कि आपने बार बार सुना होगा, बहुत लंबे समय तक कोशिश की गई कि राजद से दूरी बना करके रखी जाए। कृष्णा अल्लावरू जब यहां प्रभारी बनकर के आया तो आपको याद होगा कि महीनों तक वो राजद के किसी भी नेता से मिलने नहीं गए। बिल्कुल। राजेश राम भी लगभग इसी को अब कर रहे थे। लेकिन अंततः आपको पता है कि बिहार में यदि आपको किसी भी मंच में रहना है, गठबंधन में रहना है, तो या तो एनडीए या यूपीए यानी महागठबंधन। तो इन स्थितियों में राजेश राम को भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा नील डाउन करना पड़ा, एक स्टेप पीछे हटना पड़ा और 61 सीटों पे ये समझौता हुआ। और समझौता ही नहीं हुआ, जो चीजें चाहिए थी वो नहीं हो पाई। सीट बंटवारे से लेकर के बाकी की चीजों पर राजेश राम की कितनी चली ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन
कृष्णा अल्लावरू इतना ज्यादा मतलब एक प्रभाव उनका रहा है कांग्रेस में, उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं माइनस किया गया और सीट बंटवारे को लेकर के उम्मीदवारों के चयन को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां पैदा हुई, कई कमजोर उम्मीदवारों को लड़ाया गया। अब तो ये भी कहा जाता है, हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कहा जाता है कि भीतर खाने में बहुत सारा खेल हुआ था। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ कांग्रेस जिस जगह आकर के खड़ी है कि वो 2020 वाला भी रिकॉर्ड नहीं अपना पाई। यही कारण था कि जब हम सर्वे कर रहे थे, आप उस सर्वे टीम का बड़ा हिस्सा थे, संपादक नमन मिश्रा जी ने सर्वे के बाद यही बात कहा था कि दहाई अंक में प्रवेश नहीं करेगी कांग्रेस। बिल्कुल। और ये आपने देखा, मेरा थोड़ा सा उनसे इस पर था भी, मैंने कहा था कि नहीं, कम से कम 12 सीटें जीतती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो कांग्रेस की प्रकृति थी और जो ग्राउंड लेवल पे जाकर के जिस तरह से उन्होंने आप लोगों के टीम के साथ सर्वे किया था, उसके आधार पर उन्होंने कहा था कि दहाई अंक में प्रवेश नहीं करेगी, 6 सीटों पे आकर के टिक गई। अब यहां से शुरू होता है कांग्रेस का एक नया रिवाइवल का दौर। क्या राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू ये टीम के लिए उपयुक्त हैं? सिंपल सी बात है कि बिहार में कोई भी आएगा जो लॉबी है कांग्रेस का तोड़ने की अगर मादा रखता है, तभी कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना कांग्रेस कठपुतली की से ज्यादा और कुछ नहीं रहेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के इसमें 2 बातें और भी महत्वपूर्ण हैं जी। आपके क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि अब ये 2 धारा पर चल रही है। एक धारा तो यह है कि क्या कांग्रेस राजद के साथ आगे भी कंटिन्यू करेगी, तो इस पर दिल्ली में फैसला हुआ है और कई लोगों ने कहा है कि नहीं, कांग्रेस को अपने दम पर आगे चलना चाहिए। अब बिहार में चुनाव नहीं है, और बिहार में चुनाव नहीं है तो इसका मतलब है कि केंद्र का चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, और उस आम चुनाव में राहुल गांधी को सामने रख करके या फिर प्रियंका गांधी के हाथ में कमान अगर दे दी जाए तो लोकसभा के 2029 में चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी कांग्रेस शुरू कर रही है। और उसकी तैयारी में कांग्रेस को बिहार में अपने दम पर एक संगठन भी खड़ा करना होगा और 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो एक अलग मतलब है। भाजपा की तरह चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करनी होगी, और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, इस बीच में मैं बता दूं आपको कि जब 2025 के चुनाव चल रहे थे और उससे पहले, चुनाव से पहले जब राहुल गांधी बिहार में भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी टीम से हमारी मुलाकात हुई थी, कई पत्रकारों से हुई होगी, कई मीडिया हाउसेस से उनकी बात हुई होगी, लेकिन मुझसे जो बात हुई, मैंने बड़ा ही स्पष्ट उनको जवाब दिया था कि जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में बिहार तो आप भूल ही जाइए। बिहार में सरकार में आप आ रहे हैं, ऐसा दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी के ग्रूमिंग की बात है या कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस में ऊपर के नेतृत्व में परिवर्तन, और जिस तरह से तेजस्वी यादव एक लॉबी से घिरे हुए हैं, जैसा कि उनके परिवार के लोग ही कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक लॉबी से घिरे हुए हैं, वैसे ही राहुल गांधी को भी उस लॉबी से बाहर निकल के आना होगा, तभी जाकर के कांग्रेस का कुछ होना है। अब आप अपने प्रश्न ले सकते हैं। पर जो ये बातें लगातार चल रही हैं कि राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के वजह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, तो इस बार अगर इनकी छुट्टी होती है तो कौन ऐसे नेता है जिनका नाम आगे करके कांग्रेस जो है वो राजनीति करेगी बिहार में? देखिए, सीधी सी बात है कि कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार है? क्या वो एक दलित अध्यक्ष को हटा करके किसी और को देना चाहती है? कई मुद्दे हैं, कई तरह की बातें हैं। अभी भाजपा ने एक ऐसा कंकड़ फेंक दिया है जिससे हलचल तो बहुत हो रही है जी, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हलचल हो रही है। आप समझिए, यूजीसी वाला मामला इतना ज्यादा हो गया है, न चाहते हुए यूजीसी पर कुछ बोलना ही पड़ेगा, इतना ज्यादा वो मामला तूल पकड़ लिया है कि सवर्ण के साथ कौन खड़ा है ये अब होने लगा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि 85% वर्सेस 15% का ये खेल हो गया शुरू। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में कौन क्या स्टैंड लेता है, कौन क्या डिसीजन लेता है, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। और आपने पूछा कि कौन हो सकता है, नीतीश या तेजस्वी, यानी कि अब तो लालू राज और लालू का प्रभाव धीरे धीरे राजद पर से समाप्त हो रहा है। अब तो आप सीधे कह सकते हैं कि तेजस्वी के जो मन भाई है वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 6 विधायक उनके लगातार कहा जा रहा था कि वो पार्टी से नाराज हैं, छोड़ देंगे, इधर चल जाएंगे, उधर चल जाएंगे, उसकी संभावना दूर दूर तक नहीं लगती है। उसमें मैंने एक बात कहा था कि नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के विधायक टूट करके उनके पास आए, क्योंकि आने से उनकी संख्या तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ आने वाले समय के लिए अगर कोई आपको टाई अप करना है
या फिर स्विच करना है अपनी सत्ता को, तो उसके लिए कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस में ही जीवित रखने की जरूरत महसूस होगी। तभी जाकर के आप बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति कर सकते हैं। और नीतीश अब बिहार की राजनीति से ऊपर दिल्ली की राजनीति की तरफ ज्यादा तेजी से देख रहे हैं, क्योंकि देश भर में ये जो मामला आया है यूजीसी वाला, ये कई लोगों को रास नहीं आ रहा। भीतर ही भीतर आपने देखा होगा कि जिसने इस कानून को बनाया है उसके घर में भी कंट्राडिक्शन है। एक भाई इसका विरोध कर रहा है, दूसरा भाई उसमें शामिल था, बिल्कुल उस कानून को बनाने वालों में शामिल था, और उनके पिता को कहते हैं कि अभी इस पर हमको मंथन करने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का माहौल बना हुआ है। खैर, इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इशारा किसने किया है। क्या तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हम भी बदल रहे हैं, आप भी अपने आप को बदलिए और बदल करके एक नए सिरे से हम आगे की रणनीति बना करके आगे चलें? तो इसमें संभावनाएं कम नजर आती हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक से एक अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को अपने दम पर बिहार में अपनी जमीन तलाशनी होगी। और इस स्थिति को लेकर के मुझे जो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर खाने में नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कांग्रेस कर रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ हैं तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने जरूर कहीं ना कहीं एक साइन दिया है। जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश इधर आ रहे हैं तो फिर आप उधर जाइएगा काहे के लिए, ये भी बातें आपको सुनने में मिली होंगी। अब स्थिति यह है कि बिहार में क्या कुछ होता है और बिहार में कांग्रेस किस तरह से अपने आप को प्रमोट करती है, क्या करती है, ये देखना होगा। जहां तक नाम का सवाल है तो कई नाम सामने हैं। किसी खास का नाम लेकर के मैं इस पर क्योश पैदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि इस बार जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, यदि राजेश राम को हटाया जाता है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से डिसीजन मेकर होगा और उसे कहीं ना कहीं फ्री हैंड चाहिए। अगली जाति का होगा, अगली जाति हो या पिछड़ी जाति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइन में खड़े हैं और कहीं ना कहीं जब आप देख रहे होंगे कि सभी में परिवर्तन हो रहे हैं तो एक युवा अध्यक्ष की जरूरत कांग्रेस को भी है बिहार में। तो कई नाम उसके सामने हैं। अब देखना होगा कि किसे मौका देती है कांग्रेस और किस तरह से वो आगे करती है। क्या तेजस्वी यादव ही होंगे या जो मैं बार बार कह रहा हूं कि गैर भाजपा गैर राजद सरकार बिहार में बनने की एक संभावना हमेशा जीवित है, कांग्रेस उस रास्ते पर निकली। तो देखिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर राजेश राम और कृष्णा आलावरू की छुट्टी होती है तो कांग्रेस जो है वो किसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है संभालने के लिए दे सकती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, बदलने का दौर शुरू है। लेकिन फिलहाल बात बिहार के कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की हो रही है। अब आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो खुद को मजबूत करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।